हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारत और चाइना के बीच जो करंट टाइम में प्रॉब्लम है उसका सटीक विश्लेषण करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको लद्दाख के एक शार्ट में ही उसका आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा। और कहीं ना कहीं लद्दाख के इतिहास से आपको इंडिया चाइना बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है उसको समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके माध्यम से मैं ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताऊंगा कि भारत के किन क्षेत्रों में प्रेजेंट टाइम में भारत और चाइना के बीच में विवाद है और भारत की पोजीशन और चाइना की पोजीशन प्रेजेंट टाइम में बॉर्डर पे क्या है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमें अपना ध्यान देना पड़ेगा और तमाम पहलुओं को समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं इस वीडियो में कई सारे आपकी कन्फ्यूजन्स है उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा कि एलएसी और एलओसी में अंतर क्या होता है जिसको बहुत कम लोग समझते हैं। तो आज उस पॉइंट को भी हम इसमें देखेंगे। फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं अभी शुरुआत करूंगा लद्दाख के इतिहास को। लद्दाख के इतिहास को समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है या उनके बीच जो इस वक्त तनातनी है उसकी क्या वजह सिर्फ बॉर्डर ही है या कोई और वजह भी है। इन तमाम पहलुओं पर मैं कुछ पॉइंट वाइज आपके सामने विचारों को रखूंगा। उसके साथ साथ भारत के पूर्व की सरकारों ने किस तरीके से चीज़ों को जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो चाहे इंटरनल मैटर हो उसको कितनी ढिलाई से या विदेशियों को इतनी ज़्यादा छूट दी जिसकी वजह से आज ये समस्याएं बहुत ज़्यादा फैली हैं और देखने को मिल रही हैं। मैं पॉइंट वाइज हर एक मुद्दे पे आज आपसे डिस्कशन करूंगा और कोशिश करूंगा कि हर एक मुद्दे को बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करूं। तो फिर सोचना क्या है, आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले लद्दाख के संक्षिप्त इतिहास को लेकर। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं लद्दाख वर्तमान में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हाल में ही जैसा आप सभी जानते हैं 5 अगस्त को संसद द्वारा एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत 370 आर्टिकल जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया। 370 आर्टिकल की जहां तक हम बात कर लें, जैसा आप जानते हैं कि 1954 से राष्ट्रपति द्वारा एक ऑर्डिनेंस साइन किया गया था। तब से एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था पूरे जम्मू कश्मीर रीजन को इंक्लूडिंग लद्दाख, जो लद्दाख भी उसमें शामिल था। यह जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था यह कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष शक्तियां देता था जो भारत में रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर एक अलग कंट्री या यूं कह लेते एक अलग स्टेट के रूप में कार्य करता था। तो ये जो स्पेशल पावर मिली थी वो आर्टिकल 370 के वजह से मिली थी जो 1954 में जिसको संविधान में टेम्परेरी रूप से शामिल किया गया था और यह 31 अक्टूबर 2019 तक बना रहा जहां पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। आप सभी को पता है कि जो ये एनडीए की दूसरी सरकार आई मीन्स जो दूसरा इनका कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल के दौरान 5 अगस्त 2019 को संसद में एक नियम लाया गया जिसमें आर्टिकल 370 को सस्पेंड कर दिया गया और भारत को जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन है इनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख को अलग बनाया गया। और लद्दाख में फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मीन्स आपको भी पता है कि हर एक यूनियन टेरिटरी में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो वहाँ की चीज़ों को देखता है और भारत सरकार द्वारा नियुक्ति की गई। तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दें कि जो लद्दाख के प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो आर के माथुर जी हैं जिनका पूरा नाम राधे कृष्ण माथुर भी है जो प्रेजेंट टाइम में लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में हैं।
तो ये तो रहा प्रेजेंट सिनेरियो जहाँ जो लद्दाख से रिलेटेड है। यदि लद्दाख रीजन की हम बात कर लें तो आप इन ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं कि जहाँ लद्दाख का एक हिस्सा जो है वो जिनजियांग प्रांत जो कि चाइना है उससे जुड़ा हुआ है, वहीं उसका एक दूसरा हिस्सा तिब्बत से है। जबकि उसके अगर नीचे की तरफ हम आए मीन्स उत्तरी क्षेत्र की तरफ आए तो हम देखें कि भारत से जुड़ा हुआ है। वहीं उसका जो अगर पश्चिमी क्षेत्र अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान जो कि पीओके का हिस्सा है, जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान का उस पर कब्जा है, उससे संबंधित। तो जहाँ तक लद्दाख के हम पॉपुलेशन की बात कर ले तो लद्दाख की पॉपुलेशन में कोई फ्रेंड ज़्यादा नहीं है, अराउंड 3 लाख के आसपास उसकी जनसंख्या है। एक अभी हाल का ही सर्वे देखा जाए तो उसके अनुसार देखते हैं कि वहाँ की जो जनसंख्या है वो 2,84,000 के आसपास है। यदि पूरे जनसंख्या को हम देखें, जो लद्दाख की जनसंख्या है उसमें 46% जो है मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिमों की एक स्पेशल आप जानते हैं जो कैटेगरी है वो वहाँ पर है, सिया मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पे। यदि देखें इसके अलावा तो 40% में से एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है बुद्धिस्ट लोगों की है, जो बुद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा 12% वहाँ पे हिंदूज हैं और 2% लगभग अन्य जात बिरादरी और धर्म के लोग हैं वहाँ पर। यदि बात करें कि लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना तो उसके बारे में आप जान लीजिए। 31 अक्टूबर 2019 को पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना, जो एक संसद में कानून पास हुआ था 5 अगस्त को उसके द्वारा। इसके जो मैं अभी आपको गवर्नर की बात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो आर.के. माथुर जी हैं। यदि थोड़ा सा इतिहास को अगर हम लद्दाख को समझे, थोड़ा पीछे जाएं तो जो लद्दाख के अस्तित्व की बात है वो नियोलिथिक एज से इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। नियोलिथिक एज की जहाँ तक हम बात कर ले इसको न्यू स्टोन एज या नवपाषाण काल भी कहते हैं। मीन्स इतना पुराना उसका अस्तित्व देखने को मिलता है। यदि यहाँ पे शुरुआती जो जनजातियाँ या जो लोग रहते थे उनकी हम बात कर लें तो यहाँ पे इंडो आर्यन पॉपुलेशन के जो सिम्टम है वो देखते हैं, जो बताते हैं कि यहाँ पे इंडो आर्यन जो एक लोग थे वो यहाँ पर उपस्थित थे। इसके बाद अगर हम और थोड़ा सा ट्रेडिशन में जाएं तो जो कुषाण वंश था, कुषाण वंश के एम्पायर का भी लद्दाख एक रीजन रहा है, जैसा कि इसका ऐतिहासिक तथ्यों के अंतर्गत इसका पता चलता है। यदि बुद्धिस्ट या मीन्स बुद्धिज्म की अगर बात कर लें तो इस क्षेत्र में जो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो अराउंड 2nd सेंचुरी के आसपास देखने को मिलता है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो जो सबसे बड़ा मेजर जो एक कहते हैं कि परिवर्तन लद्दाख के अस्तित्व को लेकर आता है वो अराउंड 9वीं शताब्दी के आसपास देखने को मिलता है, जब तिब्बत का एक शासक, आपको बता दें लद्दाख तिब्बत का एक हिस्सा है और ट्रेडिशनली और कल्चरली अगर हम देखें तो भारत से ये पूरी तरीके से डिफरेंट है, बट इट इज टोटली या क्लोजली एसोसिएटेड विद द कस्टम एंड ट्रेडिशन और कल्चर रिलेटेड टू तिब्बत। इसका जो ट्रेडिशन, इसका जो कल्चर है वो तिब्बत से संबंधित है, इसीलिए इसको लिटिल तिब्बत के नाम से भी हम जानते हैं। तो वही मैं बात कर रहा था आपको कि जो 9वीं शताब्दी में एक वहाँ पे शासक थे जिनका नाम था लोंगडर्मा, उनकी हत्या होती है और हत्या होने के बाद जो तिब्बत है वो कई हिस्सों में बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो तिब्बत कई हिस्सों में बढ़ता है तो ऐसा माना जाता है कि लद्दाख भी उसी समय तिब्बत से अलग हुआ था और एक लंबे पीरियड तक मीन्स 9वीं शताब्दी से लेके मान के चलिए आपका 1834 तक यह एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में रहा। लेकिन 1800 जो मिड का 1850 या 1840 का जो दशक था उस टाइम पे लद्दाख के इतिहास में कुछ ऐसे विशेष परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जहां पे 1841 और 1842 में
के समय में एक तिब्बत और चाइना की सेना से सिख साम्राज्य का युद्ध होता है। अगर उससे भी अगर हम थोड़ा सा पहले चलें तो 1819 के समय में महाराजा रणजीत सिंह ने जो जम्मू कश्मीर पे अपना के शासक थे, उन्होंने कब्जा जमाने के बाद लद्दाख के बारे में सोचा। लेकिन उससे पहले जो जम्मू का शासक था उन्होंने लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश की और वो अपने जनरल जिसका नाम जोरावर सिंह था उसके नेतृत्व में एक फौज भेजते हैं जो 1834 में लद्दाख पर कब्जा करता है। वहाँ पे उस समय भूटिया शासक का लद्दाख पर कब्जा था और उनको उनकी 5000 की सेना को वो हराकर लद्दाख पर कब्जा करते हैं। तो पहला एक देखा जाए तो लद्दाख के लिए युद्ध हुआ था वो 1834 में देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो 1841 और 42 के समय में जो सिख साम्राज्य था, आपको भी पता है सिख साम्राज्य जो महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक लंबा चौड़ा उसका एक एम्पायर था, साम्राज्य था, उसकी चाइना और तिब्बत की संयुक्त फोर्स से युद्ध होता है। और उस समय जो युद्ध होता है उस युद्ध में जो चाइना और तिब्बत की संयुक्त रूप से फोर्सेस थे उसको हार का सामना करना पड़ता है। और चुशूल जो कि लद्दाख रीजन के अंतर्गत पड़ने वाला एक है, जो प्रेजेंट टाइम में भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट का एक और पॉइंट भी है, वहाँ पे उनके बीच में एक संधि होती है और उस संधि में ये बताया जाता है कि हमें एक दूसरे की सीमाओं को वायलेट नहीं करना है। तो पहला जो समझौता हुआ था चुशूल में हुआ था कि लद्दाख की सीमा और तिब्बत की सीमा और चाइनीज फोर्सेस को कभी भी वहाँ पे वायलेट बॉर्डर का नहीं करना, नहीं घुसपैठ करनी है। तो चुशूल रीजन में हुआ था। इतना ही नहीं, ठीक उसके 3 से 4 साल बाद मीन्स 1845 में अंग्रेजों का सिख साम्राज्य के साथ एक बहुत भयानक युद्ध होता है जिसमें सिख साम्राज्य को हार मिलती है और अंग्रेजों का लद्दाख पे कब्जा हो जाता है। लेकिन चूंकि लद्दाख एक बहुत ही वीरान और कहते हैं कि वीरान भूमि है, निर्जन भूमि है, जहाँ पे किसी प्रकार का आपको कुछ जमने वाला या बनने वाला नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको भी लद्दाख पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो गलवान वैली, जो यूँ कह लें तो आपका सियाचिन का इलाका था, ये सारा जो है वो ट्रेड के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट प्लेस था, जिस रूट से जो उस समय के व्यापारी थे वो अफगानिस्तान से लेकर तुर्कमेनिस्तान से लेकर जो प्रेजेंट टाइम में चाइना का जिनजियांग प्रांत है, इवन तिब्बत तक, वो उसी रूट से लोग होकर जाते थे अपने व्यापार को लिए लेकर। तो व्यापार के लिए जो लद्दाख और तिब्बत का जो सटा हुआ इलाका है वो बेहद इम्पॉर्टेंट माना जाता था और इसके अलावा उसका कोई विशेष महत्व नहीं था। यदि हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो लद्दाख भी उसको विरासत के रूप में ही मिला था। जैसा मैंने भी बताया कि 1850 के बाद से लद्दाख पे अंग्रेज़ों का कब्जा रहा है। तो ये 60 में सही लद्दाख का एक संक्षिप्त इतिहास था जो मैंने आपको बताया। अब इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं जो 1950 मीन्स 1947 में भारत का आज़ाद होना, 1950 के बाद से जो लद्दाख रीजन है वो भारत और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं एक झगड़े की जड़ बना रहा है। तो सबसे पहला जो इवेंट था मैं उसके बारे में आपको, इंडो और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, सबसे पहले कुछ भौगोलिक स्थिति को समझ लेना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि भारत LAC और LOC ये दो चीज़ें क्या होती हैं और भारत और चाइना के बीच में क्या है, LAC है या LOC है। पहली चीज जान लीजिए, जो LOC होती है मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, वो कहीं ना कहीं एक एक्चुअल रेखा होती है जो दो देशों के बीच में होती है, जिसको मानना दोनों देशों की लायबिलिटी भी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। लेकिन अगर LAC की बात कर लें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कोई भी रेखा नहीं होती है बल्कि दोनों देश अपने आप ही मान लेते हैं कि ये सीमा हमारी और वो सीमा उनकी है।
एलएसी और एलओसी दोनों में प्रॉब्लम ये उठती है कि एलओसी जो होता है वो दोनों देश मानते हैं और कभी एक दूसरे की बाउंड्रीज को वायलेट नहीं करते हैं, जिससे डिस्प्यूट नहीं होता है। लेकिन अगर एलएसी की हम बात कर लें तो एलएसी में बाउंड्री निर्धारित नहीं होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें आपको, मान लीजिए ये कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड में हम 3 लोग हैं और हम तीनों लोगों ने कह लिया कि एक हिस्सा तुम ले लो, एक हिस्सा तुम ले लो, एक हिस्सा तुम ले लो। तो हुआ ये कि हमारे बीच का वो तीनों की वो बाउंड्री डिसाइड नहीं है। तो उससे क्या होगा कि कभी ये वायलेट करेंगे, कभी ये वायलेट करेंगे और कभी इधर से भी वायलेशन होगा, जो डिस्प्यूट का एक कारण बनता है। तो प्रेजेंट टाइम में भारत और चाइना के बीच में यही समस्या है कि इनके बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसकी वजह से कभी कभी दोनों सेना एक दूसरे की बाउंड्रीज को वायलेट करती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि चाइना द्वारा भारत के भूमि पर अंदर आकर जबरदस्ती दावा करना कि हमारी भूमि है, ये भी डिस्प्यूट का एक कारण बना है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात कर लें तो लद्दाख के किस हिस्से को लेकर क्लैश है भारत और चाइना के बीच में, उसको आप इन ग्राफिक्स के माध्यम समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लद्दाख का ये जो रीजन है जो राउंड में घेरा हुआ है, यही अक्साई चीन है, जिसके जो लद्दाख से का ही एक रीजन है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। आप उस गलवान घाटी के भी को देख सकते हैं, जो मैंने इस फिगर में यहाँ पर दिया हुआ है कि उस गलवान घाटी को भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे अभी अभी क्लैश हुआ था इसी महीने में, जहाँ पे 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और चाइना को भी यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा था। और यही वजह है कि अभी हाल में ये न्यूज़ मिली है कि चाइना यहाँ पे मार्शल आर्ट ट्रेंड सैनिकों को यहाँ पे पहुँचाने जा रही है ताकि वो भारतीयों से युद्ध कर सके। लेकिन ये भारतीय सैनिकों की वीरता है कि उन्होंने चाइना को बंदूक न चलाते हुए भी अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया था। तो हमें कुछ पॉइंट्स को पहले बारीकियों से और पॉइंट वाइज समझना होगा। भारत, चाइना और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री और जमीन को लेके 47 के बाद से ही झगड़ा चला आ रहा है, जहां पाकिस्तान ने पीओके पर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको कहा जाता है, भारत की भूमि है, उस पर कब्जा करके उससे अलग टेंशन है। चाइना की जहाँ तक बात करें तो चाइना भी चूंकि बाउंड्री निर्धारित नहीं थी, इसकी वजह से चाइना से भारत का भी तमाम जगहों पर लेकर झगड़ा होता है। कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व की सरकारें रही हैं, ये दुर्भाग्य की बात थी कि आज आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे यहाँ बाउंड्री का निर्धारण नहीं हुआ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, 1950 में चाइना ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तो वहाँ पे चाइना के विरोध में की स्वर उठने लगे और 1959 में ल्हासा, जो कि तिब्बत का एक शहर है, वहाँ पे चाइना के लोगों या चाइना के प्रति विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व वहाँ दलाई लामा ने किया था। चाइना ने पावर के दम पर विद्रोह को तो कुचल दिया, लेकिन उस वहाँ के जो धर्म गुरु हैं, जो पूज्य माने जाते हैं दलाई लामा, वो वहाँ से भाग निकले, जिनको भारत ने शरण दिए। चाइना कई बार इंटरनेशनली और बायलैटरल जो टॉक्स होते हैं उसमें इस मुद्दे को उठाया, इसका विरोध भी किया कि भारत दलाई लामा को क्यों शरण दे रहा है। तो एक वजह ये भी है जो बीच बीच में भारत और चाइना के बीच में रिश्तों में खटास आती रहती है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा उसी पीरियड के दौरान बात करें तो 1954 में भारत और चाइना के बीच में एक पंचशील समझौता हुआ था, जिसको 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। उन पंचशील समझौतों में ये बात हुई थी कि कभी भी वो एक दूसरे की सीमाओं का वायलेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे से आपसी सहयोग बनाए रखेंगे, व्यापारिक हितों का ध्यान रखेंगे और अन्य मुद्दों पर बात हुई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि चाइना ने अपनी बाउंड्री और अपने को तो मजबूत किया, लेकिन भारत की जो व्यवस्था थी उसने बाउंड्री इलाकों का विशेष ध्यान नहीं दिया। और यही वजह थी कि मात्र 8 साल बाद 1962 में युद्ध हुआ, जहां पे भारत को एक बड़ा भूभाग अक्साई चीन के रूप में गंवाना पड़ा था। इतना ही नहीं, 1967 में एक बार और कई जगह भारत और चाइना के बीच में मिलिट्री क्लैश हुआ, जिसको इतिहास में बहुत कम जगह दी जाती है, जिसमें चाइना को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से या मॉरली यूँ कह ले तो हार का सामना
करना पड़ा था। इतना ही नहीं, चाइना और भारत के बीच में जो बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट है, ऐसा नहीं सिर्फ लद्दाख रीजन है, यह सिक्किम में भी यही समस्या है, अरुणाचल प्रदेश में भी यही समस्या है, और उत्तरांचल में भी बाउंड्रीज को लेके यही समस्या है। तो उसके पीछे भी एक सबसे बड़ा रीजन है, उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। उसके पीछे रीजन है माओ जेडोंग का वह नीति जिसको चाइना फॉलो करता है। आपको भी पता है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी मीन्स कम्युनिस्टों की सरकार है, और माओ जेडोंग के विचारों से वो ज़्यादा प्रभावित हैं। उनका ही अपना एक विचार है कि जब देश के अंदर किसी प्रकार की अनस्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो, तो हमें अपने बाउंड्रीज के विस्तार के बारे में सोचना चाहिए, जिससे लोगों का ध्यान उधर टिक सके। और यही वजह है, आप जान रहे हैं प्रेजेंट टाइम में चाइना जो है कोरोना की वजह से पूरी इंटरनेशनल बिरादरी में उसको फजीहत झेलनी पड़ रही है, और इससे लोगों का दिमाग हटाने के लिए उसकी नज़र अब बाउंड्रीज पे टिकी है। और साउथ एशियन कंट्रीज में किसी भी ऐसे देश को इतनी ताकत नहीं जो चाइना को कम्पीट कर सके सिवाय इंडिया के। तो इंडिया कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत ही परेशानी का सबब देता आया है। मैंने अभी 2 इवेंट आपको बताए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, जो प्रॉब्लम की वजह है, तो उस पॉइंट पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 2013 तक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में न के बराबर काम हुआ था। मीन्स जो लद्दाख रीजन से लेकर भारत के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो सिक्किम की बात कर लें, चाहे वो हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, तो न के बराबर था। लेकिन 2013 के बाद से सत्ता परिवर्तन भारत का कह लें, या फिर भारत के स्ट्रेटजिक में जो परिवर्तन आया कि उन्होंने सीमावर्ती इलाकों पर ध्यान देना शुरू किया, और 2 पॉइंट ऑफ व्यू से रास्ते बनाए, आर्मी को तमाम सुविधाएं देने की बात हुई, उसके साथ साथ टूरिज्म पे भी ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से भारत का लद्दाख में रुचि बढ़ी है, जो चाइना को एक टेंशन देने का काम कर रहा था। उसके बाद चाइना की जो हरकतें हैं वो 1960 के बाद से ही हैं। 1960 में चाइना ने लद्दाख से जो तिब्बत का ट्रेड का एक रूट था, उसको उसने बंद करके एक टेंशन वहाँ पे भी क्रिएट करने की कोशिश की है। उसके बाद अभी आपको पता होगा डोकलाम, जो कि एक चिकन नेक पॉइंट है भारत का, वहाँ पे स्थिति कुछ डिस्टर्बेंस हुई थी, जिसको भारतीय कूटनीति तरीके से किसी तरीके से को सॉल्व किया गया, और इंटरनेशनली इस बात को हाईलाइट किया गया कि ये कहीं ना कहीं मॉरल रूप से ही देखा जाए तो चाइना की हार है। इसके अतिरिक्त अभी मैंने अभी बताया कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जब ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया गया, तो चाइना को इस बात का एहसास हो गया कि लगता है कि भारत धीरे धीरे करके अक्साई चीन और जो गिलगिट बाल्टिस्तान जो पीओके का इलाका है उसको भी अपने हिस्से में ले लेगा। अब आप कहेंगे कि सियाचिन से तो बात, अक्साई चीन से तो बात समझ में आती है, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान से चाइना का क्या रिश्ता है? आपको याद होगा 2013 में चाइना ने एक परियोजना लागू की, OBOR, वन बेल्ट वन रोड। एक सिल्क रोड था जो चाइना के सिटी, चाइना से शुरू होकर जिनजियांग प्रांत और भारत के पीओके जिसपे पाकिस्तान का कब्जा है उससे होते हुए ये रोड जाने वाला था। भारत ने इंटरनेशनली इस रोड का विरोध किया था, जिसकी वजह से चाइना और भारत के बीच में भी तनातनी देखने को मिली थी। और उसके अतिरिक्त सीपेक एक परियोजना है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पीओके से होकर जाता है, जिस पीओके को पाकिस्तान अपना कहता है, लेकिन वो वास्तविक रूप से जम्मू कश्मीर रीजन का है। तो जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, तो चाइना को डर हुआ कि अगर भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान पे कब्जा कर लिया तो वो जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है सीपेक और वन बेल्ट वन रोड की परियोजना का, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी या उसको समाप्त करना पड़ेगा। तो चाइना का ये डर हमेशा भारत के साथ लगा हुआ है। उसी डर की वजह से आज उस रीजन में क्या है,
समस्या है। आप उस सी पैक परियोजना का जो रोड है उसको आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं चीन के जिनजियांग प्रांत से होते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक, जो कि इंटरनेशनली बड़ा बिजी रहने वाला पोर्ट है, वहां तक जाने की है। इससे चाइना के दो फायदे हैं। एक तो व्यापार के रीजन से बेहतर है, दूसरा भारत को वो पश्चिमी मोर्चे पर आसानी से उसको घेर सकता है। तो उसको लगता है कि अगर भारत में ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन पीओके पर कब्जा करके उसके ड्रीम प्रोजेक्ट को भी खतरे में डाल सकता है। इसके अतिरिक्त सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जिस अनुसार भारत अपनी स्थिति प्रेजेंट टाइम में मजबूत कर रहा है, उससे उसको डर और भय बना हुआ है। अभी जो कई ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी जो गलवान वैली की आप कंडीशन देख सकते हैं। गलवान वैली जो है वो लद्दाख, जो अक्साई चीन और का इलाका है, कहाँ से है, आप सियोक नदी और गलवान नदी के इस मिलन को देख सकते हैं, जहाँ पे बॉर्डर को लेकर समस्याएं हुई थी, जहाँ पे भारत और चाइना के बीच में। दौलत बेग ओल्डी, जो बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा आप लोगों ने, इस दौरान बोला गया है। दौलत बेग ओल्डी पर भारत ने पहला बार अपना ग्लोब मास्टर प्लेन उतारा था और पहली बार किसी देश ने उतनी ऊंचाई पर इतने बड़े प्लेन को उतारा था, जो सामरिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। आप इस नक्शे में आप उसको देख सकते हैं, दौलत बेग ओल्डी की कंडीशन क्या है। इस अनुसार वन बेल्ट वन रोड का भारत ने तो विरोध किया। भारत ने जब से सीमा पे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सड़कें बनाना शुरू किया, आप देख सकते हैं इस ग्राफिक्स में सड़कों को मैंने दर्शाया हुआ है, तब से चाइना को ये प्रॉब्लम होने लगी है कि भारत धीरे धीरे बॉर्डर पे अपनी निगाह बढ़ा रहा है और उसकी स्थिति को कमजोर कर रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत से चाइना जो है यूँ कह लें तो डर है या डरता है, जिसकी वजह से समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से भारत के पड़ोसी देशों को भी उसने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से तो हमारा पुराना झगड़ा है, नेपाल भी इस वक्त अपनी शरारतें कर रहा है। तो नेपाल और भारत के बीच में जिस बाउंड्री को लेकर विवाद है, जो मैंने अभी आपने देखा होगा, नेपाल में एक ऑर्डिनेंस लाया गया जहां पे नक्शे को पास किया गया, जहां पे भारत के 3 इलाके को दिखाया गया, उसके पीछे का इतिहास क्या है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से समझाऊंगा। तो अगर पूरा कंक्लूजन देखें तो चाइना की जो पॉलिसी है, जो माओ ज़ेडुंग के कथनों पर चलती है, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इस चीज़ों के लिए, जहाँ पर उसकी विस्तारवादी नीति है, जहाँ पे हमेशा अपनी सीमाओं को विस्तार के बारे में लगा रहता है। और नो डाउट भारत की सबसे ज़्यादा भूमि अगर देखा जाए तो चाइना से लगती है, इसीलिए उसका भारत पे नज़र है। और भारत कोई कमज़ोर देश भी नहीं है प्रेजेंट टाइम में, जो अपनी अखंडता और अपनी संप्रभुता को पूरी तरीके से बचाए और सेव रखता है, उस पर विश्वास भी करता है। इसी वजह से चाइना को भारत से ज़्यादा समस्या है। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट में ही सही इन ग्राफिक्स के माध्यम से मैंने आपको बताया कि समस्याएं कहाँ हैं। हाँ, एक प्योंग जो झील है उसका आधा हिस्सा भारत में, उसका अन्य हिस्सा चाइना में है। और ऐसा माना जाता है जो 62 का युद्ध हुआ था वो इसी झील के रास्ते चाइनीज जो सैनिक हैं वो घुसे थे, जहाँ पे अत्याधुनिक मोटर बोट के थ्रू दोनों देश, भारत भी और चाइना भी उस पर अपनी गश्त लगाते हैं। यहीं पे 8 फिंगर हैं, उन 8 फिंगर नुमा एक आकृति है जहाँ पे 4 फिंगर पे चीन का कब्जा है और 1 से लेकर 4 तक भारत का और 5 से लेकर 8 तक चाइना का है। आप इन ग्राफिक्स में उन सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर कुछ ना कुछ बेहतर जानकारी दिया होगा। बहुत जल्दी मैं भारत और नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर भी एक आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप इसको देखिए और चीज़ों को आप बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करिए।